चलिए बच्चे, आज जो हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, उसके बारे में हम कुछ उल्लेख करेंगे। भारतवर्ष नहीं, किसी भी एग्ज़ाम, भारतवर्ष के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने के लिए इसके सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस के आधार पर भी एग्ज़ाम को कंप्लीट किया जाता है। वह बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेबस अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रतियोगी परीक्षा या क्लास लेवल का भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विभिन्न सिलेबस का जो टॉपिक होता है उस पर गहन अध्ययन मंथन करना चाहिए, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। उसी पर संदर्भ में आज जो हम वर्णन करने जा रहे हैं वह है अनुसंधान, रिसर्च के बारे में। रिसर्च हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर यूजी से नेट के एग्ज़ाम में रिसर्च या कोई रिसर्च से कोई भी पेपर हो, A to Z पेपर में रिसर्च के टॉपिक से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में रिसर्च बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी संदर्भ में आज जो हम वर्णन करने जा रहे हैं, प्रदत्त संग्रह उपकरण विकसित करना, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। प्रदत्त को तत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एकत्रित की गई जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रदत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तत्व अग्रलिखित हैं। प्रदत्त उपकल्पनात्मक चरों के बारे में तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि प्रदत्त के निष्कर्ष उपकल्पना अनुरूप है तो शून्य उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यदि प्रदत्त उपकल्पना के अनुरूप नहीं है तो उपकल्पना को अस्वीकृत कर दिया जाता है। भविष्यवाणी में स्थिरता निर्धारित करने के लिए डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भविष्यवाणी से अभिप्राय परिकल्पना की स्थापना से है। प्रदत्तों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राथमिक एवं गौण प्रदत्त, वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ प्रदत्त, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक प्रदत्त। प्राथमिक प्रदत्त एवं गौण प्रदत्त क्या होता है? प्राइमरी डाटा एवं सेकेंडरी डाटा क्या होता है? प्राथमिक प्रदत्त वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि गौण प्रदत्त जो है कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक प्रदत्त शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण, टिप्पणियाँ और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। यह काफ़ी खर्चीले होते हैं एवं इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। गौण प्रदत्त बाह्य स्रोतों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, लेखक और समाचार पत्र इत्यादि।
ये पदार्थ विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं। यह पदार्थ मितव्ययी होते हैं और इनसे जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। प्राथमिक पदार्थ वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि गौण पदार्थ जो है कुछ अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक पदार्थ शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण, टिप्पणियाँ और प्रयोगों पर आधारित होते हैं। यह काफ़ी खर्चीली होते हैं एवं इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। गौण पदार्थ बाद स्रोतों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें और समाचार पत्र इत्यादि। ये पदार्थ विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं। यह पदार्थ मितव्ययी होते हैं और इनसे जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ पदार्थ एवं विषयनिष्ठ पदार्थ, ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। वस्तुनिष्ठ पदार्थ किसी एक व्यक्ति के विचारों से संबंधित नहीं होते हैं। इनका उपयोग मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। दूसरी ओर विषयनिष्ठ पदार्थ केवल एक व्यक्ति की राय पर आधारित हो सकते हैं या शोधकर्ता पर निर्भर हो सकते हैं। इनका उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। गुणात्मक पदार्थ और मात्रात्मक पदार्थ, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्या है? क्वालिटेटिव डाटा और मात्रात्मक पदार्थ, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। गुणात्मक पदार्थ में संख्यात्मक मूल्यों के बिना ही वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। गुणात्मक पदार्थ में संख्याओं के बिना ही वस्तुओं का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए असंरचित साक्षात्कार से तत्वों की उत्पत्ति करना, इसके लिए शोधकर्ता की व्याख्या की आवश्यकता होती है। शोधकर्ता की व्याख्या की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक पदार्थ में संख्या का उपयोग वस्तुओं के गुणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। मात्रात्मक पदार्थ में बड़े प्रतिदर्श, लार्ज सैंपल की आवश्यकता होती है और इसमें उचित प्रतिदर्श अभिकल्प के साथ सामान्यीकरण की क्षमता भी अधिक होती है। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्वेशन मेथड? ऑब्जर्वेशन मेथड या अवलोकन विधि क्या है, इसके बारे में हम इसका वर्णन करेंगे। वैज्ञानिक विधि शोध में अवलोकन शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। यह विधि व्यावहारिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। इसमें प्रतिवादियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता के स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है और प्राप्त जानकारी वर्तमान घटनाओं से संबंधित होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। इस विधि का प्रयोग उन समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है जिनके बारे में अनुमान के द्वारा या पूछकर नहीं जाना जा सकता है। अवलोकन विधि जो है, वैज्ञानिक शोध में अवलोकन शब्द का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। यह विधि व्यावहारिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है।
इसमें प्रतिवादियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता के स्वयं के अवलोकन के माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाती है और प्राप्त जानकारी वर्तमान घटनाओं से संबंधित होती है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिक पदार्थ एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि द्वारा गहराई से अध्ययन संभव हो पाता है। इस विधि का प्रयोग उन समस्याओं के अध्ययन हेतु किया जाता है जिनके बारे में अनुमान के द्वारा या पूछकर नहीं जाना जा सकता है। अनुमान के द्वारा या पूछकर नहीं जाना जा सकता। अवलोकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब अवलोकन के प्रकार क्या हैं? संरचित अवलोकन, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। इसका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है। संरचित अवलोकन जो है इसका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। दूसरा हो गया असंरचित अवलोकन, अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है? असंरचित अवलोकन। इसका उपयोग अन्वेषी अनुसंधान में होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में होता है। अब प्रतिभागी अवलोकन क्या होता है? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। प्रतिभागी अवलोकन एक गुणात्मक अनुसंधान विधि है जिसमें शोधकर्ता न केवल अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है बल्कि अनुसंधान प्रतिभागियों के वातावरण में समावेशित हो जाता है। इसमें निम्नलिखित गुण सम्मिलित है। वैलिडिटी, वैधता, क्योंकि जानकारी स्वयं एकत्रित की जाती है। अंतर्दृष्टि, इंस्टीट्यूशन, इसमें शोधकर्ता को वह जानकारी मिल जाती है जो बाद व्यक्तियों को नहीं मिल सकती है। लचीलापन, फ्लेक्सिबल, क्या है? जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी है, जैसे कि पूर्वाग्रह की संभावना ज़्यादा खर्चीला होना, दीर्घकाल, छोटा प्रतिदर्श इत्यादि। गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या है? नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब गैर प्रतिभागी अवलोकन क्या है? व्हाट इज गैर प्रतिभागी अवलोकन? नॉन पार्टिसिपेंट, व्हाट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन? तो इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो है, यह काफ़ी हद तक प्रतिभागी अवलोकन से विपरीत स्थिति है जिसमें पर्यवेक्षक समूह की गतिविधियों में भाग लिए बिना निष्क्रिय रूप में समूह की गतिविधियों की अवलोकन करता है। उसका सबसे बड़ा लाभ पूर्वाग्रह से मुक्त होना है, परंतु जानकारी इतनी गहन नहीं मिल पाती है। अब अनअवलोकन, अदर ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन। अनअवलोकन या ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन क्या है? इसका उद्देश्य अनुसंधान को पूर्वाग्रह से पूर्णतया मुक्त करना है। इसमें परीक्षण अधीन व्यक्तियों को निरुद्देश्यता से प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। इस बात का पता शोधकर्ता को भी नहीं होता कि किस व्यक्ति को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है। यह शोधकर्ता को बाद में ही पता चलता है। अब लघु चित्र या विग्नेट्स क्या है? व्हाट इज विग्नेटर्स? इसमें वे उत्तेजनाएं सम्मिलित है जो वास्तविकता के तत्वों को चित्रित करती है, जिनके लिए शोध प्रतिभागी सरलता से प्रतिक्रिया देते हैं। वे गुणात्मक शोध में धारणाओं, दृष्टिकोणों और व्यवहारों को दर्शाते हैं। अब अवलोकन की सीमाएं क्या है? लिमिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिमिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? ऐसे कई व्यवहारिक पहलू होते हैं
जिनका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया जा सकता है। यह विधि काफ़ी खर्चीली है। सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड क्या है? व्हाट इज सर्वे मेथड? तो इसके व्हाट इज सर्वे मेथड? तो सर्वे मेथड जो है अवलोकन विधि सर्वेक्षण विधि की पूरक है। सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसे अध्ययन से है जिसमें शोधकर्ता किसी विशेष स्थान पर जाकर, माने कहने का अर्थ है रिसर्चर या शोधकर्ता कहे किसी विशेष स्थान पर जाकर कुछ अवस्थाओं या परिस्थितियों से संबंधित सही सूचनाओं का संकलन करता है। जैसे स्कूलों का सर्वेक्षण, अब स्कूलों का सर्वेक्षण करना है तो स्कूल पर जाना होगा, उनका पाठ कार्यक्रम का सर्वेक्षण करना पड़ेगा। यह दृष्टिकोण वर्णनात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए सबसे अनुकूल है और यह शोध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। उसके बाद किया जाता। यह विधि दो प्रकार की होती है। सर्वेक्षण विधि जो है दो प्रकार की होती है, संरचित सर्वेक्षण स्ट्रक्चर सर्वे और असंरचित सर्वेक्षण अनस्ट्रक्चर सर्वे। अब संरचित सर्वेक्षण क्या होता है? इसमें प्रतिवादियों से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नों की औपचारिक सूची का उपयोग किया जाता है। असंरचित सर्वेक्षण क्या होता है? इसमें साक्षात्कारकर्ता को लचीलापन मिलता है कि प्रतिवादी से जानकारी कैसे प्राप्त करनी है। यह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार को अपनी इच्छा से दिशा दे सकता है। सर्वेक्षण विधि के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ सर्वे मेथड। अब सर्वेक्षण विधि का लाभ क्या है? बेनिफिट्स ऑफ सर्वे मेथड। यह अवलोकन विधि की तुलना में कम खर्चीली होती है। इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती है। सर्वेक्षण विधि की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ सर्वे मेथड। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ सर्वे मेथड? लिमिटेशन ऑफ सर्वे मेथड जो इसमें गोपनीयता की समस्या रहती है। इस विधि में कुछ प्रतिवादियों के तरफ से अनिच्छा की संभावना रहती है। यह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकती है। संपर्क विधि, कॉन्टैक्ट मेथड। जानकारी मुख्यतः मेल, टेलीफोन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा एकत्रित की जा सकती है। डाक प्रश्नावली, मेल क्वेश्चनायर। इसमें प्रश्नावली डाक से प्रतिवादी तक भेजी जाती है। वर्तमान में इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। टेलीफोनिक साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू। लाभ, एडवांटेज। यह एक तीव्र तरीका है। यह साक्षात्कारकर्ता को अधिक लचीलापन देता है क्योंकि वह उत्तरदाता द्वारा ठीक से समझ में नहीं आने वाले प्रश्नों की व्याख्या कर सकता है। इसके अंतर्गत प्रतिदर्श आकार अधिक नियंत्रित है। इसकी प्रतिक्रिया दर अधिक है। सीमाएं, लिमिटेशन। साक्षात्कारकर्ता अधिक कुशल होना चाहिए। उच्च लागत, दूसरा उच्च लागत। तीसरा गोपनीयता के मुद्दे। चौथा पूर्ण मानकीकरण संभव नहीं है। पांचवा समय के अभाव के कारण गलत प्रविष्टि संभव है। लिमिटेशन क्या है? साक्षात्कारकर्ता अधिक कुशल होना चाहिए। दूसरा उच्च लागत, माने लागत उच्च होना चाहिए। गोपनीयता के मुद्दे होने चाहिए। पूर्ण मानकीकरण संभव नहीं है। समय के अभाव के कारण गलत प्रविष्टि संभव है। डाक प्रश्नावली के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ मेल क्वेश्चनायर। इसमें प्रत्येक प्रतिवादी से कम लागत पर अधिक जानकारी प्राप्त की जाती है। मेल प्रश्नावली में प्रतिवादी व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर अधिक निष्ठापूर्वक दे सकती है। इसमें पूर्वाग्रह से रहित होने की संभावना अधिक होती है।
यह प्रतिवादियों के लिए उत्तर देने में सुविधाजनक होती है। यह प्रतिवादियों के लिए उत्तर देने में सुविधाजनक होती है। डाक प्रश्नावली की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ मेल क्वेश्चनायर। इस प्रश्नावली में लचीलापन नहीं होता है। इस प्रश्नावली में लचीलापन नहीं होता है। यह टेलीफोन पर बात करने या व्यक्तिगत साक्षात्कार से अधिक समय लेती है। इसमें प्रतिक्रिया काफ़ी समय बाद प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया पर शोधकर्ता का नियंत्रण बहुत कम होता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू जो है, इस साक्षात्कार में लचीलापन होता है। यह जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य विचारों एवं अनुभवों का विचार का भी अनुभवों का आदान प्रदान करना है। प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता प्रतिवादी का ध्यान आकर्षित करते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार का किसी भी प्रकार की प्रश्नावली में उपयोग किया जा सकता है। यह दो प्रकार का होता है, अवरोधन साक्षात्कार और समूह केंद्रित साक्षात्कार। अब अवरोधन साक्षात्कार क्या है? इंटरसेप्ट इंटरव्यू। अब इंटरसेप्ट इंटरव्यू क्या होता है? अवरोधन साक्षात्कार के लाभ। यह साक्षात्कार विपणन अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे पर्यटन में, पर्यटन मतलब हुआ जैसे घूमने फिरने का जगह, जैसे कोई पार्क हुआ, कोई मॉल हुआ, या कोई मॉल नहीं, या बड़ा बड़ा तीर्थ स्थल हुआ, ये सब पर्यटन के रूप में। तो यहाँ विपणन अनुसंधान में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शोधकर्ता कम समय में अधिक प्रतिभागियों तक पहुँच सकता है। तीसरा हो गया, इसमें घरों, कार्यालयों, सड़क या शॉपिंग मॉल में लोगों से बात करना सम्मिलित है। अवरोधन साक्षात्कार की सीमाएं। अब अवरोधन साक्षात्कार की सीमाएं क्या है? इसमें साक्षात्कारकर्ता की ओर से त्रुटि और पूर्वाग्रह की संभावना होती है। त्रुटि और पूर्वाग्रह की संभावना होती है। इसमें साक्षात्कारकर्ता बात करते समय असहज हो जाता है। समूह केंद्रित साक्षात्कार क्या है? फोकस ग्रुप इंटरव्यू। तो फोकस ग्रुप इंटरव्यू जो है, इसमें पहला पॉइंट हो गया, यह साक्षात्कार मुख्य रूप से 6 से 10 लोगों को एकत्रित करके कुछ घंटों के लिए किया जाता है। यह किसी उत्पाद, सेवा या संगठन के बारे में बात करने के लिए आयोजित किया जाता है। यह सब एक परिनियामक के पर्यवेक्षक में होता है, जो इस प्रकार के साक्षात्कार को एक दिशा प्रदान करता है। इसमें परिनियामक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए एवं उसे विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। इस साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है ताकि किसी संभावित विवाद से बचा जा सके। यह साक्षात्कार एक व्यापक विषय एवं दृष्टिकोण से आरंभ होता है और बाद में विशिष्ट विषयों पर केंद्रित होने की संभावना होती है। इसके लिए परिनियामक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन इस विधि की अपनी सीमाएं हैं। इसमें प्रतिदर्श का आकार छोटा रहता है, जिससे सामान्यीकरण करना कठिन हो जाता है और वस्तुनिष्ठता की संभावना अधिक रहती है। प्रश्नावली सर्वेक्षण क्या है? क्वेश्चन आयर सर्वे। तो प्रश्नावली सर्वेक्षण जो है, यह सूचना प्राप्त करने की अत्यधिक प्रचलित, साधारण, बहुमुखी एवं अन्य लागत वाली आत्मसंवाद विधि है। इसके अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों का समुच्चय विकसित किया जाता है। इसमें प्रतिवादी को प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देना होता है, मौखिक रूप में नहीं। यह काफ़ी सीमा तक अति संरचित साक्षात्कार के समान होता है। प्रश्नावली को व्यक्तियों के एक समूह में बांटा जा सकता है जो प्रश्नों के उत्तर देते हैं
तथा अनुसंधानकर्ता को वापस कर देते हैं। अक्सर प्रश्नावली में दो तरह के प्रश्न होते हैं, मुक्त या विस्तृत, ओपन इंडेड क्वेश्चन आयर, एवं अमुक्त या बंद, क्लोज इंडेड क्वेश्चन आयर। मुक्त प्रश्नों में प्रतिवादी कोई भी उत्तर दे सकता है जिसे वह उचित समझता है, जबकि अमुक्त प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न तथा उसके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं और प्रतिवादी को सही उत्तर चुनना होता है। अमुक्त प्रश्नों की प्रतिक्रियाओं के उदाहरण इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हाँ या नहीं, सही गलत इत्यादि। प्रश्नावली का प्रयोग मुक्त व्यक्तियों की प्रत्याशा तथा आकांक्षाओं की जानकारी हेतु किया जाता है। कभी कभी सर्वेक्षण डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर भी किया जाता है। स्टेप 4, सोपान स्टेप 4, न्यायादर्श या प्रतिदर्श चयन, सेलेक्टिंग सैंपल। सेलेक्टिंग सैंपल क्या होता है? न्यायादर्श की परिभाषा गुडे एवं हॉट के अनुसार एक न्यायादर्श, जैसा कि नाम स्पष्ट करता है, संपूर्ण समूह का एक न्यूनतम प्रतिनिधित्व है। अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वास्तविकता को जानना होता है, यानी समष्टि के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना। पहले हम ये भी जान ले कि समष्टि या जनसंख्या क्या है। यह उन इकाइयों या प्रतिवादियों का समूह है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ शोध के अनुसार इकाई, मनुष्य, घर, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है। यदि समष्टि की गणना की जा सके और इकाइयों को सूचीबद्ध भी किया जा सके तो उसको सीमित समष्टि भी कहा, फाइनाइट पॉपुलेशन कहा जाता है। यदि संख्या बहुत अधिक है या जिसकी गणना न की जा सके तो उसको असीमित समष्टि कहा जा सकता है। यदि शोधकर्ता को समष्टि के बारे में प्रदत्त प्राप्त करना है तो इसे दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यह कि वह समष्टि की हर इकाई से प्रदत्त एकत्रित करे या फिर उसके लिए प्रदत्त विधि का प्रयोग करे। पहली विधि को जनगणना विधि, जेनस मेथड कहा जाता है। इसमें शोधार्थी को जानकारी तो सटीक मिल सकती है, लेकिन इससे शोध की लागत बढ़ जाएगी और समय भी अधिक लगेगा। कुछ स्थितियों में जब तक हम प्रदत्त प्राप्त करें, हो सकता है कि समष्टि की मूल विशेषता या विशेषताएं ही परिवर्तित हो जाए, इसलिए न्यायदर्श या प्रतिदर्श विधि अधिक उपयोगी हो जाती है। न्यायदर्श को समष्टि का लघु प्रतिनिधित्वकारी, स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, लेकिन इसे संभव बनाने के लिए प्रतिदर्श चयन करने की निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रतिनिधित्वकारी होने का तात्पर्य है कि समष्टि को परिभाषित करने वाले गुणधर्म प्रतिदर्श इकाई में उसी अनुपात में उपस्थित हो जिस अनुपात में वह समष्टि से भी प्राप्त किया जा सके। जनसंख्या प्राचल एवं न्यायादर्श सांख्यिकी। जनसंख्या प्राचल एवं न्यायादर्श प्राचील क्या है? पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल क्या है? इसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे, समष्टि के बारे में जो भी आंकड़ा या सांख्यिकी पहले से उपलब्ध होता है या फिर जिसकी हम उपकल्पना करते हैं, उसको हम प्राचल या जनसंख्या प्राचल, समग्र या समष्टि कहते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर कहते हैं। जो सांख्यिकी या आंकड़े हम न्यायादर्श के बारे में प्राप्त करते हैं उसको न्यायादर्श सांख्यिकी, सैंपल स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। व्यवहारिक तथा सामाजिक विषयों में शोध कार्यों में न्यायादर्श का विशेष महत्व होता है। व्यवहारिक
तथा सामाजिक विषयों के शोध कार्यों में, शोध मतलब रिसर्च, वर्क ऑफ रिसर्च, शोध कार्यों में न्यायादर्श का विशेष महत्व होता है। इसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता है। न्यायादर्श संपूर्ण जनसंख्या का वह अंश होता है जिसमें अपनी समष्टि की समस्त विशेषताओं का प्रतिबिंब रहता है। न्यायादर्श का तात्पर्य संपूर्ण से अध्ययन के लिए ऐसी इकाई को पृथक करना है जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करती है तथा संपूर्ण की अपेक्षा छोटी है। न्यायादर्श प्रविधि शोध कार्य को व्यवहारिक तथा समय धन शक्ति की दृष्टि से मितव्ययी बनाती है। न्यायादर्श चयन की आवश्यकता, नीड ऑफ सैम्पलिंग, अनुसंधान व्यय में कमी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रिसर्च। न्यायादर्श का उपयोग उन सर्वेक्षणों में अधिक होता है जहां सीमित धन, समय, व्यक्तियों एवं साधनों से एक जनसंख्या के विषय में किसी चर का मान प्रस्तुत करना पड़ता है। यहाँ यदि सभी इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया तो सीमित साधनों से समय काम संपन्न नहीं होगा। सीमित साधनों से सीमित समय में काम संपन्न नहीं होगा। दक्षता में वृद्धि, इंक्रीज इन एबिलिटी, परिणाम एवं उसको प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के अनुपात को दक्षता कहते हैं। यदि सभी इकाइयों का अध्ययन न करने से परिणाम में कुछ त्रुटि रह गई तो भी व्यय में कमी हो जाने के कारण सर्वेक्षण की दक्षता बढ़ जाती है। परिणाम की शुद्धता, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। अब परिणाम की शुद्धता क्या है? सटीक परिणाम प्राप्त करना अनुसंधान में कार्यरत लोगों की कुशलता पर निर्भर करता है। सभी इकाइयों का अध्ययन करने के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जिन्हें सीमित साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि सर्वेक्षण दोषपूर्ण हुआ तो अधिक इकाइयों के अध्ययन से त्रुटि में विस्तार ही होगा। न्यायादर्श की विधियाँ, मेथड ऑफ सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में न्यायादर्श का सैम्पलिंग क्या है, माने मेथड ऑफ सैम्पलिंग, न्यायादर्श की विधियाँ, इसके बारे में हम जानेंगे। न्यायादर्श में प्रतिनिधि या पर्याप्तता का गुण होने के लिए न्यायादर्श चयन की क्रिया को विशिष्ट इकाइयों द्वारा किया जाता है। माने चयन की प्रक्रिया को विशिष्ट इकाइयों द्वारा किया जाता है। प्रायिकता या संभाव्य न्यायादर्श, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। दूसरा हो गया असंभाव्यता न्यायादर्श, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। संभाव्य न्यायादर्श, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज अनप्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। संभाव्य न्यायादर्श क्या होता है और असंभाव्य न्यायादर्श क्या होता है, तो इन दोनों पर हम जो है सो अध्ययन करेंगे। जब जनसंख्या की इस इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए उसका चयन संजोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को संभाव्य न्यायादर्श कहते हैं। संभाव्य न्यायादर्श के प्रकार, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा हो गया स्थिरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तीसरा हो गया समूह न्यायादर्श, क्लस्टर सैंपल। अब हम इनका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? सिंपल रैंडम सैंपल क्या है? इस प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाइयाँ क्रमान्वित कर ली जाती है। इस प्रकार प्रत्येक इकाई का एक क्रमांक होता है। इकाइयों को इस प्रकार लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है।
जो कि इस प्रक्रिया में सबसे कठिन कार्य है। इस न्यायादर्श में इकाइयों को इस प्रकार चुना जाता है कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान होती है। बी में एक इकाई को चुना जाना किसी दूसरे इकाई को चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता है। स्थिरीकृत या वर्गीकृत प्राथमिकता या संभाव्य न्यायादर्श। स्ट्रेटिफाई प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रायः जब समष्टि विजातीय होती है तब हम वर्गीकृत संभाव्य न्यायादर्श का प्रयोग करते हैं। ये इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि न्यायादर्श को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायादर्श के मानक विचलन या इकाइयों की जनसंख्या को समावेशी स्तरों में विभाजित कर लिया जाए। यदि किसी विद्यालय में शहर और गांवों से छात्रों का 40:60 का है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि न्यायादर्श में भी यह अनुपात 40:60 का ही हो रहे। यह स्थिरीकरण प्रशासनिक सुविधा के लिए भी आवश्यक है। इसमें न्यायादर्श के इकाइयों के मान का प्रसार रेंज ऑफ वेरिएबल कम हो जाता है, जिससे मानक त्रुटि कम हो जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा उपयोग है। समूह न्यायादर्श क्या है? क्लस्टर सैंपल। तो क्लस्टर सैंपलिंग जो है, अगर न्यायादर्श का क्षेत्रफल बहुत अधिक है जो प्रशासनिक निगरानी एवं व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी है, तो समूह न्यायादर्श बहुत सहायक होता है। यहाँ जनसंख्या को परस्पर अन्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में 10वीं कक्षा के छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन करें, फिर उनमें से जिलों का, फिर ब्लॉक एवं गांव स्तर पर जाकर चयन करेंगे। लेकिन जिन विद्यालयों का चयन करेंगे, हो सकता है कि वह हम पूरी कक्षा ही न्यायादर्श के लिए ध्यान में रखें। अप्रायिकता या असंभव न्यायादर्श। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। व्हाट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? असंभव न्यायादर्श इकाई चयन की प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति में शोधकर्ता अपने विवेक से इकाइयों का चयन करता है और न्यायादर्श को प्रतिनिधि एवं पर्याप्त बनाने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। असंभव न्यायादर्श के प्रकार। पहला, स्वकर या सुविधा न्यायादर्श। कन्वीनियंस सैंपलिंग। शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग न्यायादर्श के लिए चयन करता है जिससे जानकारी लेना सबसे सरल हो, इसीलिए इसे सुविधा न्यायादर्श कहते हैं। लेकिन यह विधि पक्षपात की दृष्टि से त्रुटि से रहित नहीं है। सौदेश न्यायादर्श क्या है? परपोजिक सैंपलिंग। अब परपोजिक सैंपलिंग क्या है? कुछ शोध कार्य न्यायादर्श की प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, उन्हें अपने विशेष उद्देश्य के लिए एक विशेष उद्देश्य हो न्यायादर्श चाहिए। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शोधकर्ता विशिष्ट समूह का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। शोधकर्ता का इकाइयों पर अच्छा नियंत्रण रहता है। न्यायाधीश समूहों की तुलना भली भांति कर सकते हैं। कोटा न्यायाधीश क्या होता है? कोटा न्यायाधीश, कोटा सैंपलिंग। व्हाट इज कोटा सैंपलिंग? कोटा सैंपलिंग क्या है? तो कोटा सैंपलिंग जो है, इसमें विधि में शोधकर्ता कई वर्षों में से एक निश्चित संख्या के प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है। इसमें भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है
ताकि जिस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उस तक पहुंचना सरल हो। आकस्मिक न्यायादर्श, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। व्हाट इज एक्सीडेंटल सैंपलिंग? यह भी सुविधा न्यायादर्श जैसा ही है, पर इसमें प्रतिवादी एक ही जगह से मिल जाते हैं। मान लो कि शोधकर्ता का प्रदत्त आकार एक साधारण व्यक्ति है, तो वह किसी मॉल या पार्क के बाहर जो भी 100 व्यक्ति मिले उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। स्नोबॉल या व्यापक न्यायादर्श। स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है? व्हाट इज स्नोबॉल सैंपलिंग? स्नोबॉल सैंपलिंग जो है, इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। ये व्यक्ति प्रदत्त के लिए कुछ और व्यक्तियों का नाम सुझाएंगे जिनसे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक हमें वांछित प्रतिदर्श न मिल जाए। प्रतिचयन विधियों की तुलना। प्रतिचयन विधियों का जो है स्नोबॉल या व्यापक बहुसोपान रैंडम प्रतिचयन, पुंज रैंडम प्रतिचयन, स्तरीकृत रैंडम प्रतिचयन, क्रमबद्ध रैंडम प्रतिचयन, सरल रैंडम प्रतिचयन। अब बहु स्नो रैंडम प्रतिचयन, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग क्या है? पुंज रैंडम प्रतिचयन, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग क्या है? स्तरीकृत रैंडम प्रतिचयन। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या है? क्रमबद्ध रैंडम प्रतिचयन, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग क्या है? सरल रैंडम प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? तो इन्हीं सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो न्यायादर्श या नमूना अवकल्प का निर्धारण। न्यायादर्श या नमूना अवकल्प का निर्धारण। स्वयं न्यायादर्श। अब स्वयं न्यायादर्श जो है डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन। डिटरमाइनिंग सैंपल डिजाइन जो है स्वयं न्यायादर्श, सैंपल इटसेल्फ। जिस न्यायादर्श का हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं उसकी प्रकृति क्या है? जिस न्यायादर्श का हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं उसकी प्रकृति क्या है? न्यायादर्श का आकार, सैंपल साइज। बड़े न्यायादर्श लघु न्यायादर्शों की तुलना में अधिक विश्वसनीय परिणाम देते हैं। न्यायादर्श का चयन, सैंपलिंग क्या है? व्हाट इज न्यायादर्श सैंपलिंग? न्यायादर्श का चयन, इसमें यह तय किया जाता है कि न्यायादर्श का चयन कैसे किया जाना चाहिए। न्यायादर्श संभाव्य या असंभाव्य न्यायादर्श विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जिनका वर्णन पहले किया जा सकता है। व्यवस्थित प्रतिचयन, सिस्टमेटिक सैंपलिंग। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में न्यायादर्श अंतराल को मापने के लिए के अंतराल का उपयोग किया जाता है, जिसके अनुसार k बराबर n/n, जहाँ n समष्टि, समग्र या जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा n न्यायादर्श या प्रतिदर्श आकार को दर्शाता है। यदि n एवं n 1000 तथा 100 है तो k अंतराल 10 आएगा। न्यायादर्श के निर्धारण के संदर्भ में निम्न 4Ps की अवधारणा का प्रयोग किया जा सकता है। पर्पस, अध्ययन का सटीक उद्देश्य क्या है? पॉपुलेशन, समष्टि की प्रकृति क्या है? प्रोसीड्यूर, समय, संसाधन, बजट आदि। पब्लिशिंग, प्रकाशन से इसके महत्व का पता चलता है। इसी में कथन 1 और कथन 2 दिया हुआ है। कथन 1 है, अनुसंधान में समग्र का अभिप्राय है अध्ययन हेतु लिए गए विषय से संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय। कथन 2 है, प्रतिदर्श एक उप समुच्चय है जिसे उसको निरूपित करने के लिए एक परिभाषित समग्र से लिया जाता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में
निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है। कथन 1 में अनुसंधान में समग्र का अभिप्राय है, अध्ययन हेतु लिए गए विषय से संबंधित सुपरिभाषित समुच्चय। कथन 2 हो गया प्रतिदर्श एक उपसमुच्चय है जिसे उसे निरूपित करने के लिए एक परिभाषित समग्र से लिया जाता है। तो कथन 1 और 2 जो है दोनों सही है, दोनों जो है सो सही है, इसमें कहीं कोई गलत का प्रश्न ही नहीं है, दोनों जो है सो बहुत ही राइट है। अब जो अगला हम वर्णन करेंगे अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। अनुसंधान प्रस्ताव लेखन, राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। अनेक संस्थान ये अनिवार्य कर देते हैं किसी भी अनुसंधान परियोजना को स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। इससे शोध परियोजना का मूल्यांकन करने का आधार प्राप्त हो जाता है। यह मार्गदर्शक गाइड और निधिकरण फंडिंग संबंधी औपचारिकताओं के लिए भी आवश्यक है। यह 3 से 7 पृष्ठों का एक दस्तावेज है जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। यह दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। यह वस्तुतः संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया की रूपरेखा ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है। अनुसंधान प्रस्ताव विभिन्न कारणों से लिखे जाते हैं, जैसे अनुसंधान के प्रमाणीकरण की आवश्यकता के लिए। अनुसंधान प्रस्ताव की मुख्य बिंदु, मेन एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। अनुसंधान प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या है? पहला हो गया अनुसंधान परियोजना की विशिष्ट रूप से आवश्यकता, क्या लाभ होगा एवं कौन लाभार्थी होंगे। दूसरा हो गया समस्या का कथन और महत्व, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण विधि। तीसरा हो गया किसी प्रकार का प्रदत्त चाहिए, उसे कैसे एकत्रित करना होगा। चौथा हो गया विश्लेषण। पाँचवा हो गया किसी संगठन या संगठनों में सहायता की आवश्यकता। छठा हो गया अवधि, सुविधाओं और धन की आवश्यकता। सातवां हो गया प्रस्तावकों का परिचय पत्र और उनकी साख। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही। 40 मिनट का क्लास हुआ है, 40 से कुछ बढ़ के 47 मिनट का क्लास हुआ है। और इस क्लास में आज हमने रिसर्च के बारे में वर्णन किया है, जो रिसर्च क्या है और उनका क्या भाग है। रिसर्च जो है हर एक प्रतियोगी परीक्षा A to Z और हर एक क्लास में कुछ टॉपिक रिसर्च का अवश्य रहता है। तो आज रिसर्च के बारे में जो कहा गया उसको स्मरण मनन कीजिएगा। अगले क्लास में फिर रिसर्च के बारे में आगे वर्णन किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं और देशवासियों को मैं नवरात्रा का शुभकामना और बधाई देता हूं कि हर एक साल नवरात्रा में आए और आप लोग उत्सव मनाए। तो हर एक बच्चे और एक देशवासियों को नवरात्रा की बधाई मैं अपने YouTube माध्यम से कहना चाहता हूं। नवरात्रा हर एक साल आए और हर एक साल उत्सव से मनाए जाए। रिसर्च में आज इतना ही। अगले क्लास में फिर कुछ आगे वर्णन किया जाएगा रिसर्च के बारे में ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।